रोहित ने धीरज को आंखें दिखाते हुए पूछा, What do you mean by सजा? उसे किस बात की सजा मिलनी चाहिए? धीरज अचानक खड़ा हो गया और दोनों हाथ हवा में फैलाकर रोहित से कहने लगा, किस बात की सजा? ये तुम पूछ रहे हो? तुम जानते नहीं इस नाजायज बच्चे को किस बात की सजा मिलनी चाहिए? ये एक पागल और बदतमीज लड़का है, इस बात की सजा मिलनी चाहिए इसे। क्या बिगाड़ा था हमारी दादी ने इसका? कितना अच्छे से रखती थी इसे। किसी बात के लिए इसकी जिद को उन्होंने नहीं माना तो इसने उन्हें सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया। दादी के सिर पे इतनी गहरी चोट आई कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच आज भी लड़ रही हैं। और तुम पूछ रहे हो किस बात की सजा मिलनी चाहिए इस नाजायज को? रोहित ने धीरज को वार्न करते हुए कहा, आवाज नीचे रखो। मैंने तुम लोगों से 1000 बार कहा है कि दादी माँ का एक्सीडेंट आर्यन की वजह से नहीं हुआ है, उसका कोई कसूर नहीं। अब धीरज भी अपनी आवाज चढ़ाकर बोला, अगर कसूर इस पागल का नहीं है तो और किसका है? लोगों ने अपनी आंखों से देखा है इसे और दादी माँ को ऊपर बहस करते हुए, और फिर किसी बात पर इस पागल को गुस्सा आ गया और उसने दादी माँ को धक्का दे दिया। हम भी कैसे मान लें कि सब जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं और तुम ही एक सच्चे हो जो इस साइको को इनोसेंट कह रहे हो। देखो रोहित, मारवा इंडस्ट्रीज को खड़ा करने में सिर्फ तुम्हारी फैमिली का हाथ नहीं है, मेरी फैमिली का भी उतना ही हाथ है और ये तुम जानते हो। और तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज पागल के नाम करना चाहते हो। फैमिली में कोई नहीं चाहता कि मारवा इंडस्ट्रीज का होने वाला वारिस एक सन की पागल हो, खास करके वो पागल जिसकी वजह से हमारी दादी आज हॉस्पिटल में इस हालत में पड़ी हैं। रोहित ने अपनी उंगलियों से अपना माथा दबाया और धीरज से कहा, मैं ढूंढ रहा हूँ डॉक्टर अमृता को, बस किसी तरह उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाए। रोहित की इस बात पर फिर से धीरज ने अपनी आवाज चढ़ा ली, ढूंढो उसे। इतने महीनों से हम भी ढूंढ रहे हैं डॉक्टर अमृता को, मगर इतना आसान नहीं है उनकी अपॉइंटमेंट मिलना, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इरिटेट होकर रोहित ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर अमृता को खींच कर ले आऊंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। अपने बॉडीगार्ड्स के सामने अपनी इंसल्ट होते देख धीरज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। धीरज ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए और रोहित के बिल्कुल पास आकर बड़ी शांति से कहा, क्यों इस पागल के लिए अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने में तुले हो? आर्यन के लिए तुम्हारे पागलपन की वजह से पूरी की पूरी मारवा फैमिली दुखी है आज, और उसका जिम्मेदार सिर्फ ये आर्यन है कौन ये? हमें तो ये भी नहीं पता इसकी माँ कौन है। इस मेंटली सिक बच्चे की माँ का कोई पता नहीं, उसे तो मारवा खानदान का वारिस बनाना चाहते हो। देखो रोहित, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी बात मानो। तुम अभी जवान हो, हैंडसम हो, लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए मरती हैं। किसी से भी शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, और फिर उनमें से किसी भी एक को बना देना खानदान का वारिस। धीरज ने इस बात से सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। रोहित ने धीरज का कॉलर पकड़ के जोर से कहा, शट अप! अगर आगे एक भी लफ्ज निकाला है तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आर्यन मेरा इकलौता बेटा है। रोहित की आवाज सारे प्रेसिडेंशियल स्वीट में गूंजने लगी। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखते रहे। थोड़ी देर की शांति के बाद धीरज ने अपने कदम पीछे लिए। अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए धीमी आवाज में रोहित से कहा, फैमिली मेंबर्स तुम्हारे इस डिसीजन से बहुत नाराज हैं। अगले हफ्ते मैं एक फैमिली मीटिंग रखने वाला हूँ। तुम्हारे पास तब तक का टाइम है। प्रूव कर दो कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आर्यन का कोई हाथ नहीं, और अगर ये तुम नहीं कर पाए तो दादाजी आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल कर देंगे। ये कहकर धीरज स्वीट से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी कमरे से बाहर निकल गए। धीरज के जाने के बाद रोहित की नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन काफी डर गया था। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि धीरज की बातों से उसे अपने आप पर नफरत होने लगी थी। बिना कुछ बोले चुपचाप धीरे धीरे अपने बेडरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। रोहित की दादी आर्यन को बहुत प्यार करती थी। आर्यन भी उनसे काफी घुल मिल गया था। आर्यन की बचपन से कोई माँ नहीं थी। माँ की ममता क्या होती है उसे अपनी परदादी से ही पता चला था। दादी को पता था कि आर्यन लोगों से बात करने में हिचकिचाता है,
ना कभी किसी से कुछ मांगता, ना कोई जिद करता। मगर आर्यन के मन की इच्छा दादी उसकी आंखों में पढ़ लेती। आर्यन को बिना मांगे दादी ने बहुत कुछ दिया था। उस दिन जब दादी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तब आर्यन उनके साथ ही था। मगर रोहित को इस बात का यकीन था कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे आर्यन का हाथ नहीं हो सकता। मारवा खानदान में कई लोग रोहित के पोजीशन से जलते थे। दादाजी ने जो पावर रोहित को दिए थे वो पावर धीरज और परिवार के दूसरे कई लोगों को चाहिए था। दादाजी ने रोहित को बिजनेस इसलिए नहीं सौंपा था कि रोहित उनका पोता था, बल्कि उन्हें पता था कि रोहित में वो सारी काबिलियत है जो किसी बिजनेस ग्रुप के हेड में होनी चाहिए। ये बात परिवार के कई लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि रोहित उम्र में उनसे काफी छोटा था। रोहित जानता था कि अगर वो बिजनेस हेड की पोजीशन छोड़ देगा तो वो लोग आर्यन को परेशान करना बंद कर देंगे। मगर वो ये भी जानता था कि बिजनेस अगर उनके हाथ में चला गया तो वो कंपनी और कंपनी के वर्कर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके पास 1 हफ्ते का टाइम था ये प्रूव करने के लिए कि आर्यन बेकसूर है, और ये तभी हो सकता था जब डॉक्टर अमृता उसकी दादी का इलाज करें। वरना एक बात तो तय थी कि पैसे और पावर की लड़ाई में मासूम आर्यन की बलि चढ़ा दी जाएगी। आज की बात से रोहित काफी डिस्टर्ब हो गया था। वैसे तो रोहित शराब को हाथ नहीं लगाता था, मगर आज उसका मन इतना उदास था कि उसने ग्लास में थोड़ी सी वाइन डाल दी और पीना शुरू कर दिया। रोहित को ऐसी हालत में देखकर सनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए वो रोहित को हारते हुए नहीं देख सकता था। उसने रोहित को आज अकेला छोड़ देना ही बेहतर समझा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर सनी ने अपना मूड फ्रेश करने के लिए सोचा क्यों ना थोड़ी देर गेम खेली जाए। उसे पता था कि आज उसका भतीजा और गेमिंग में उसका गुरु ऑनलाइन नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आर्यन बहुत हर्ट हो चुका था। मगर जैसे ही सनी ने गेम में लॉगिन किया उसने देखा कि स्वीट एंजल ऑनलाइन है। उसे ये देखकर खुशी हुई और उसने स्वीट एंजल के इनबॉक्स में मैसेज कर दिया, मैंने सोचा नहीं था कि आज तुम गेम में लॉगिन करोगे। रिया ये मैसेज देखकर समझ गई कि आर्यन के साथ कुछ गलत हुआ था। तभी सनी ने आगे टाइप किया, आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे भैया बहुत दुखी हैं, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। भैया बहुत जल्द ही डॉक्टर अमृता को ढूंढ लेंगे और ये साबित कर लेंगे कि तुम इनोसेंट हो। रिया ये सब सुनकर शॉक हो गई। रिया ने सनी से लगभग वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जो कुछ आर्यन के साथ उस कमरे में हुआ था। रिया को अपने भाई पर बहुत दया आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेचारे आर्यन के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पहले तो उसकी ट्यूशन टीचर ने उसे इतना परेशान किया और अब ये सब। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि वो कितनी लकी थी। आज तक रिया के साथ ना तो किसी ने ऐसा बर्ताव किया था, ना ही किसी ने उसे इस तरह ह्यूमिलिएट किया था। अगर उसके भाई को बचाने का रास्ता डॉक्टर अमृता से होकर निकलता है तो उसे अभी जाकर सबको सब कुछ बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा अनिका ही डॉक्टर अमृता है। रिया ने बेडरूम में झांक कर देखा। अनिका लैपटॉप में बड़ी टेंशन में कुछ काम कर रही थी। रिया को अमृता की वो बात याद आई। उसने कहा था कि वो रोहित की दादी का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि बड़े खानदानों के कई राज होते हैं और हमें ऐसी बातों से दूर ही रहना चाहिए। अनिका ने बहुत पहले रिया को कसम भी दे रखी थी कि वो किसी से कभी नहीं कहेगी कि उसकी माँ ही डॉक्टर अमृता है। मगर रिया को अपने भाई को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। उसने जल्दी ही गेम से एग्जिट ले ली और अपने फोन से आर्यन को मैसेज करने लगी। रिया ने आर्यन को मैसेज पर लिखा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। ये मैसेज पढ़ के आर्यन सोच में पड़ गया। उसने रिया को मैसेज में लिखा, क्या है वो सीक्रेट? रिया ने आर्यन को बताया, सनी चाचू ने कहा कि डैड डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम जानते हो डॉक्टर अमृता कौन है? मैसेज देखकर आर्यन 1 सेकंड सोच में पड़ गया। अभी वो कुछ सोचे या रिएक्ट करे उससे पहले उसने रिया का दूसरा मैसेज पढ़ा, डॉक्टर अमृता और कोई नहीं बल्कि मेरी मम्मा है। ये मैसेज पढ़ते ही आर्यन को वो बात याद आई जब लिफ्ट में ऊपर आते वक्त होटल लॉबी में एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी और अनिका ने आर्यन से कहा था कि तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसे यकीन हो गया कि तभी ही अनिका उस आदमी का इलाज करने रुकी थी। आर्यन के उदास चेहरे पर अचानक स्माइल आ गई। उसे अपनी मॉम के लिए प्राउड फील होने लगा।
तभी आर्यन का मोबाइल फिर से बजा। इस बार रिया ने उसे एक वॉइस नोट भेजा था। वॉइस नोट में रिया ने कहा, मम्मा कह रही थी डैड एक बहुत पावरफुल आदमी है और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो उनकी दादी माँ का इलाज करेंगी तो वो लोग कहीं न कहीं फैमिली डिस्प्यूट में मम्मा को भी घसीट लेंगे, जो उनके और मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आर्यन ने रिया को मैसेज टाइप करके पूछा, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? यही सवाल रिया के मन में भी चल रहा था। वो अपनी स्वीट की बालकनी में आई और आसपास देखकर सोचने लगी, वो ऐसा क्या कर सकती है कि उसकी मम्मा जाकर डैड की दादी का इलाज करें। तभी आर्यन ने रिया के फोन पर मैसेज भेजा, मेरे पास एक आइडिया है। आर्यन ने आगे जो मैसेज भेजा वो पढ़कर रिया सरप्राइज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लो कॉन्फिडेंस लड़के को वो कुछ दिन पहले मिली थी वो अचानक इतना तेज कैसे हो गया था। रिया आर्यन के साथ चैट करते हुए जोर से बोल पड़ी, That's like my brother। ये बोलते ही रिया को रियलाइज हुआ कि वो बहुत लाउड थी और शायद उसकी आवाज अनिका ने सुन ली हो। रिया ने फिर से धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। अमृता अभी भी लैपटॉप स्क्रीन में ध्यान से कुछ देख रही थी। रिया ने चैन की सांस ली और आर्यन से फिर से चैट करने लगी। अभी दरअसल अंदर अनिका राजलक्ष्मी की मदद से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रही थी। अनिका नहीं चाहती थी कि रोहित को इस बात का पता चले कि सुबह कॉरिडोर में जिस लड़की ने उस आदमी का इलाज करके उसकी जान बचाई थी वो अनिका खुद थी। ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल में जब रोहित ने अनिका और प्रीति को कैबिन में एक साथ देख लिया था तब उसे थोड़ा बहुत शक तो हो ही गया था कि शायद अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। लेकिन अब अगर उसने अनिका को किसी पेशेंट को ऐसे ट्रीट करते हुए देख लिया तो हो सकता है उसका शक यकीन में बदल जाता। राजलक्ष्मी अनिका को फोन पर कुछ बातें समझा रही थी। देखो मैडम, मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया, सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। ये हैकिंग वगैरह मैंने अपने बॉयफ्रेंड से सीखा है। अगर उसे पता चला कि उसकी सिखाई हुई चीज को मैं इस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, देखो राजलक्ष्मी, मैंने भी आज तक कभी ऐसी कोई चीज नहीं की, मगर तुम जानती हो अगर ये इतना जरूरी नहीं होता तो मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करती। राजलक्ष्मी ने कहा, अभी मैंने जो कोड भेजे हैं वो कोड यूआरएल में टाइप कीजिए। थोड़ी देर राजलक्ष्मी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद फाइनली अनिका होटल पैराडाइज की सिक्योरिटी सर्वर में लॉगिन हो गई। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज मिल गई। उसने पिछले 7 घंटे की सीसीटीवी फुटेज सेलेक्ट कर ली। अनिका डिलीट बटन दबाने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा कि वो कुछ बहुत गलत कर रही है। लेकिन फिर उसने अपना मन बना लिया कि ऐसा करना उसके लिए कितना जरूरी था। सिक्योरिटी सर्वर में जाकर वो फुटेज मिटा ही रही थी कि उसकी मेल बॉक्स में एक नया ईमेल मैसेज आया। पहले वाले ईमेल की तरह इस मेल में भी सेंडर का ना तो नाम था और ना ही ईमेल एड्रेस जेन्युइन लग रहा था। मगर अमृता ने वो मेल खोला इस उम्मीद से कि भेजने वाले ने शायद उनके बेटे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हो। जब उसने मेल में लिखा मैसेज देखा तो अनिका शॉक हो गई। मेल में लिखा था, तुम अगर अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरा वो काम कर दो, तुम्हारा बेटा जल्द ही तुम्हारे पास होगा। ये मैसेज पढ़ के अनिका की सांसें 1 सेकंड के लिए रुक गईं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।